हेलो फ्रेंड, रात के बजने वाले हैं 12 और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ प्रकाश लाइट। अगर हम बात करें इस प्रकाश की तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है टोटल 179 क्वेश्चन है। अब आपको लास्ट तक बने रहना होगा, अंत तक बने रहना होगा और सभी क्वेश्चन पर ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोटॉन। यानी कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। याद रह जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग। फिर से समझो, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। क्वेश्चन आएगा तो बोलना है अनुप्रस्थ तरंग जो है ना, प्रकाश तरंग है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा, हाइगेंस के द्वारा। याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो आंसर हो जाएगा आपका ध्रुवीकरण। यानी कि ध्रुवीकरण वह प्रघटना है, यानी कि प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। किसके कारण, ध्रुवीकरण के कारण, ध्रुवीकरण। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। तो आंसर हो जाएगा मैक्सवेल ने। किसने, मैक्सवेल ने। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, मैक्सवेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो आंसर हो जाएगा ग्रेमाल्डी। फिर से समझिए, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, ग्रेमाल्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। किसने किया, आंसर होगा आइंस्टीन ने किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया, आइंस्टीन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। विवर्तन, ध्रुवन, परावर्तन या अपवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो ध्रुवन। ध्रुवन घटना जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये नहीं होती है ध्रुवन, तो यानी कि विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों कौन क्या है, प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है। इसका मतलब ध्रुवन घटित नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किसी अवरोध की कोर यानी कि किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, विवर्तन। किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है विवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो कौन सा सिद्धांत, तो व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान। क्या आंसर हो जाएगा,
तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ को टकरा कर वापस लौटने की घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का परावर्तन। फिर से समझिए, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। क्या तरंगे हैं? तो आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश के ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? किस दर से कम हो रहा है? तो 4 × 10⁻9 किलोग्राम प्रति सेकेंड। फिर से समझिए, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। कितना दर से? 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो 4 × 10⁻9 किलोग्राम प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो किसने ज्ञात किया था? तो आंसर होगा रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये निर्वात में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? अगर हम तापमान बढ़ा देंगे तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वैसा ही रहेगा, यानी कि वैसी ही रहती है। तापमान पर प्रकाश की गति कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा ही रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ। कहता है कि जब जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, तो किस क्रम में होती है? जल, कांच, हीरा। आंसर बी हो जाएगा, जल, कांच, हीरा। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। जल, तब फिर कांच, तब फिर हीरा। मतलब समझ रहे हो क्या बोला? कि जो जल, कांच और हीरा जो प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, तो सबसे ज़्यादा ना जल में होगा प्रकाश की चाल, उसके बाद इससे थोड़ा सा कम होगा कांच में, इससे थोड़ा सा कम होगा हीरा में, यानी हीरा में सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, यानी कि ये आपका आंसर सही है, यानी कि जल पहले हो जाएगा जल में, जल, कांच, हीरा में सबसे पहले जल में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 1 सेकेंड। फिर से समझो, चंद्रमा से, चांद से पृथ्वी तक, अर्थ तक, ठीक है, मून से अर्थ तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? कितने समय में पहुंचता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 6 मिनट में। फिर से समझो, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 6 मिनट में। लेकिन कहीं कहीं ना इसका मतलब कि आंसर सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कहीं के 8 मिनट रहता है। ठीक है, रहता है ना, लेकिन आपका आंसर दिया है इसमें यानी कि ये 6 मिनट, लेकिन 8 मिनट 20 सेकेंड कुछ लगता है, ये हमको लग रहा है ये आंसर गलत है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड 20 सेकेंड ये लगता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि प्रकाश का वेग है, कितना है प्रकाश का वेग? तो प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सूर्य
ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कौन सा भाग दिखाई देता है? तो आंसर होगा किरीट यानी कि कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट या कोरोना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। अगला क्वेश्चन 23 का आता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 460 सेकेंड। फिर से समझो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, कितना होता है? तो 460 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24 का आता है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, यानी कि सूर्य ग्रहण, जैसे कि ये सूरज है, ये चांद है, ये पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी जो ये अर्थ है और ये मून है, ये क्या करती है? ये तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और ये मून जो है ना, ये मून क्या करती है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सूर्य ग्रहण तब हो जाता है जब चंद्रमा बीच में, यानी कि ये चांद घूमते घूमते यहाँ पर आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ गया, तो इसका प्रकाश यहाँ पहुँचने नहीं देगा। तो क्या होगा? कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। सूरज का रोशनी नहीं दिया पृथ्वी तक आने। लेकिन जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य को ढक लेगा, यहाँ पे ढक लेगा, तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा, यानी कि सूरज का प्रकाश ही नहीं पहुंचने देगा चांद पे। चांद को खुद का प्रकाश है नहीं, वो सूरज के प्रकाश से चमकता है। चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आता है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है, कब घटित होता है? क्या आंसर देंगे? अब की बताया आपको, तो पूर्णिमा के दिन होता है। हाँ, ये याद रखना, चंद्र ग्रहण जो घटित होता है पूर्णिमा के दिन घटित होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिपदा। अब देखो, अमावस्या अगर ना दे, प्रतिपदा दे दे, तो आप कहाँ जाओगे? इसीलिए हिंदी लैंग्वेज भी ध्यान देना, ऑप्शन दे देता है। ठीक है, अमावस्या या प्रतिपदा। क्वेश्चन नंबर 27 का आता है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 कहता है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझ में आ रहा है? पानी में जो, जैसे कि पानी से भरा कोई बर्तन ले लीजिए, कोई जैसे कि आप बाल्टी ले लीजिए, ठीक है, और उसमें क्या कीजिए, एक सिक्का रख देती आपको वो थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होगा। इसका कारण क्या है? रीजन क्या है? आपको क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन होगा। ठीक है, पता नहीं परावर्तन कैसे बोल रहे थे, अपवर्तन के कारण। ठीक, चलिए समझ में आ रहा है? यानी कि अपवर्तन के कारण ही सिक्का उठा हुआ नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आता है कि पंगनी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, क्यों पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा आपका अपवर्तन के कारण। पंगनी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई दे पड़ता है अपवर्तन के कारण। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आता है कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष के समान यानी कि इंद्रधनुष का जैसा रंग दिखाई देता है, इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। इसका आंसर क्या होगा?
तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल अभी, और इसका आंसर होगा अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 31 कहता है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो किस कारण से? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, विवर्तन, ध्रुवन और परावर्तन नहीं, अपवर्तन के कारण क्या होता है? उठी हुई दिखाई पड़ता है। आपको अभी जस्ट हम बताए इस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या था कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ दिखाई पड़ता है? किस कारण से? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो यही क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं था। यहाँ पे देखो 31 नंबर, देखो क्या कहता है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठाई दिखाई देता है? अपनी वास्तविक गहराई से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सेम बात है, आपको समझना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर दिखाई प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होगा ना। तो अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे यही चीज, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। ठीक है, परावर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण नहीं, उठा हुआ चीज अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है। क्या होगा? आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा क्या प्रतिभासित होती है? तो क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलो कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 34 कहता है, आसान तो नहीं है लेकिन आसान पढ़ने से होगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है? वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। फिर से समझो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। किधर जाती है भाई? तो आंसर होगा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। फिर से समझो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आपतन कोण आंतरिक कोण से अधिक के साथ। ये तो ठीक था, देखो विरल माध्यम से नहीं, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, ये आंसर हो जाएगा। और विरल माध्यम से सघन माध्यम, ये नहीं, सघन माध्यम से ये नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन एवं परावर्तन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? अपवर्तन परिवेक्षेपण नहीं, विवर्तन अपवर्तन नहीं, प्रकीर्णन अपवर्तन नहीं, अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। किस पे आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण नहीं होगा, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? किस कारण से? तो आंसर हो जाएगा आपका अपवर्तन के कारण से। ठीक है, तो तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण। ठीक है, देखिए परावर्तन नहीं अपवर्तन हो जाएगा यहाँ, ये याद रखना है। अपवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन को कहते हैं यदि प्रकाश क्या होगा? यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए, यानी कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। क्या आंसर देंगे इसका? तो आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने में अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर, वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, देखो यहाँ पर सारा पढ़े और बोल रहा है सही नहीं है, तो ये जो सही नहीं है ना, ये तो हमको लग रहा है सही है। बी नंबर सही है। वायुमंडल में निलंबित वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकर्ण हो जाता है, ये सही है। सी नंबर भी सही है, कहता है वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, ये भी सही है। दिए गए शब्दों में से कौन सही नहीं है? ये दोनों सही था। आंसर हम होगा सही जो नहीं है ना, ये सही नहीं है, ए नंबर। वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो ए नंबर। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, ठीक है। बी नंबर ठीक है। वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकर्ण हो जाती है, ये सही है। वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकर्ण हो जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन ये मेरा आंसर सही नहीं है, क्योंकि इसमें कहता है कि वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर, वो सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है? सबको पता है 7 रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है?
क्या करती है? तो आंसर हो जाएगा आपका समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। संबंधित माध्यम युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? समग्र आंतरिक परावर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु या अस्पष्टतया नहीं देख सकता है। नंबर 2 कहता है कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु के स्पष्टतया नहीं देख सकता है। नंबर 3 कहता है आँख का जो है ना निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। और नंबर 4 कहता है आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है। अब इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा 2 और 3। क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर कहता है क्या? देखो पहले समझो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता है। सही बात है। देखो दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब क्या हो जाता है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर का जो दोष है वही दिखता है। ठीक है, जैसे कि दूर दृष्टि दोष है ना, तो दूर का वस्तु स्पष्ट दिखेगा लेकिन नजदीक का नहीं दिखता। तो वही बोला है कोई व्यक्ति निकटतस्थ यानी कि निकट की वस्तु का स्पष्टता नहीं देख सकता है। सही है। और 3 नंबर कहता है आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, निकट की चीज जो है ना दूर हट जाता है, जिस कारण से आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। तो 2 और 3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर नहीं होगा। कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट नहीं देख सकता, नहीं। देखो दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब दूर दृष्टि दोष, दूर की दृष्टि दोष जो दोष होता है वो दिखता है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता, नहीं। आँख का दूरस्थ बिंदु नहीं, निकट बिंदु। देखो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दीर्घ दृष्टि दोष में आँख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है। कौन सा बिंदु? निकट बिंदु। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आंसर आपका क्या होगा? 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? क्या होता है बताओ? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो आंसर होगा प्रकिरणन के कारण। प्रकिरणन के कारण, सबको याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है? आवृत्ति समान बनी होती है। आवृत्ति समान बनी होती है। बात को समझो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि। अच्छा, क्यों पड़ता है आकाश नीला? तो आंसर होगा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए दिखाई पड़ता है नीला प्रकीर्णन। आपको लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। भाई लाल से नीला क्या मतलब? नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ए नंबर आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका धूल कण। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, धूल कण की वजह से होता है। याद रखेंगे
क्वेश्चन नंबर 52 कहता है चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को एक दिन के समय आकाश दिखाई देगा, काला देखा, क्या दिखाई देगा? काला। फिर से समझो, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, तो धूलकण की वजह से होता है। और चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, काला। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की एक व्यवहार करता है। अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल अभिसारी लेंस, समतल अपसारी लेंस। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका अपसारी लेंस। यानी कि एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश के किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह? यानी कि किसी की तरह नहीं, किसकी तरह व्यवहार करते? अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि खून का रंग लाल है। प्राणी जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं। लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। लाल खतरे का प्रतीक है। क्या आंसर सोच रहे हैं आप? तो आंसर होगा लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण। समुद्र नीला प्रतीत क्यों हो रहा है? जल के ऊपरी सतह के कारण। क्या आंसर देंगे? तो देखिए इसका आंसर जो होगा ना वो होगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, 55 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? क्या आंसर होगा बताएंगे इसका? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। अगला क्वेश्चन 57 कहता है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो आंसर होगा बैंगनी का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी रंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन। क्या आंसर देंगे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। जो तारे होता है ना, तारे मतलब कि वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होता है उससे अधिक ऊंचाई प्रतीत होता है। तो इसका क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अपवर्तन और अपवर्तन और से अधिक दूर। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन 59 सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? यह एक प्रकाशीय भ्रम है। इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण प्रकीर्णन है। क्या आंसर देंगे? देखिए जो लोग को आंसर सोच रहे हैं कि इसका कारण परावर्तन है, बिल्कुल सही आंसर है। तो देखो सूखा बालू चमकीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब उस पर प्रकाश पड़ता है ना बालू पे तो वो परावर्तित होता है, जिस कारण से चमकीला। अब कहता है यह एक प्रकाशीय भ्रम है, ये नहीं होगा अपवर्तन प्रकीर्णन नहीं, परावर्तन के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि पेरिस्कोप बनने में
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? इसका आंसर की बात करिए तो ये देखिए, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। क्या आंसर होगा? समतल दर्पण होगा इसका आंसर। ठीक है, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो आंसर होगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। क्या आंसर होगा? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। फिर से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण नहीं होगा, अपवर्तन परिक्षेपण नहीं होगा, ध्रुवण और व्यतिकरण नहीं होगा, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कौन लेंस रहता है वाहन में कि पीछे की? तो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, तभी देख पाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या नंबर? लेकिन यहाँ पे सॉरी, लेंस नहीं, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, क्योंकि वाहन में लेंस नहीं लगा रहता है, वाहन के पीछे की बात कर रहा है ना, तो जो हमारा जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, लेंस नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, लेंस तो चश्मा में यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि निम्न में से किस वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? ठीक है, कौन सा वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है ये बताना है। तो कहता है सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, ये तो है। ठीक है, देखो जब सूर्य उदय होता है 2 या 3 मिनट पहले ही दिखाई पड़ जाता है, तो वो किस कारण से? अपवर्तन के कारण। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लेकिन कहता है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, यही आंसर नहीं होगा 63 का, ये परिणाम नहीं है अपवर्तन का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए सी और डी कहता है रात में तारों का टिमटिमाना, बिल्कुल सही, अपवर्तन का कारण है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर देखना, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन 64 कहता है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, कैसा दर्पण होता है? तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण होता है। ठीक है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका परावलयिक दर्पण। फिर से समझो, वाहनों में अग्रदीपों, ये दीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का? परावलयिक दर्पण। ठीक है, याद रखेंगे किस दर्पण का प्रयोग होता है? परावलयिक दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, लेकिन 65 नंबर ना कहीं कहीं हम पढ़े हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, वाहनों में, लेकिन इसका आंसर जो होगा ना दिया हुआ है तो परावलयिक दर्पण, लेकिन कहीं कहीं ये भी रहा है। लेकिन ये वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? परावलयिक दर्पण। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 67, देखो दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है अवतल दर्पण आता है, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेकिन जानते हो एक बात बता, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का तो प्रयोग होता है, लेकिन बहुत बच्चे सोचते हैं क्या समतल दर्पण बनाता है, लेकिन ये आंसर नहीं देना। ठीक है, समतल दर्पण नहीं, दाढ़ी जानते एक बाल भी छूट जाएगा तो इस दर्पण में देख सकते हो, अवतल दर्पण। और क्या इलाज जो ऑपरेशन वगैरह करता है ना डॉक्टर, यही अवतल दर्पण लगा के करता है, क्योंकि जो वो नंगी आंखों से नहीं देख सकता है, वो दर्पण में देखने से उसको पता चल जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ कुछ दिक्कत हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का आता है,
निम्नलिखित में से कौन सही है? 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, f बराबर d/2, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, f बराबर u प्लस v। क्या आंसर देंगे इसका 67 का? तो आंसर होगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है? कॉर्निया में, आइरस में, फ्यूल में, रेटिना में, कहाँ बनता है बताओ? तो आंसर होगा रेटिना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? तो आंसर होगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है ना, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। वास्तविक सीधा बड़ा नहीं होगा, वास्तविक सीधा छोटा नहीं होगा, वास्तविक उल्टा छोटा नहीं होगा। ठीक है, अवास्तविक उल्टा छोटा नहीं, वास्तविक उल्टा छोटा होगा, अवास्तविक नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। माना कि किसी जो हम लोग जैसे कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है ना, वो व्यक्ति की ऊंचाई के आधी का होता है। अब कहता है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर नहीं, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 नहीं, व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी नहीं, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि एक वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या है, कितनी है? आंसर हो जाएगा आपका अनंत। ठीक है, एक वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या अनंत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 72 कहता है कि 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कितने बनेंगे? तो आंसर हो जाएगा 3। कितने बनेंगे? 3। चलिए 73 जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? कितना कोण होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, एक समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर होगा किरणें एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, अभिसारी लेंस वह है जो किरणें एकत्रित करता है। अपसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है? वह देखो, अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्या आंसर देंगे इसका? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका किरणें फैलाता है। किरणें क्या करता है? फैलाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, एकत्रित नहीं, प्रतिबिंब नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं और काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं। ठीक है, अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किसके। तो आंसर होगा तरंग दैर्घ्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्घ्य से। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस। ठीक है, पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है अवतल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? किस प्रकार का किरण पुंज है? तो आंसर हो जाएगा आपका समांतर। ठीक है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? समांतर किरण पुंज है। याद रखना है। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता का, लेंस की फोकस दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का या ध्वनि की तीव्रता का? क्या आंसर देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर देंगे लेंस की क्षमता का। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता का। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि धूप के चश्मे का क्षमता होती है। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। 0 डायोप्टर होता है। ठीक है, धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि एक लेंस का फोकसांतर 25 सेमी है, उसकी क्षमता होगी। क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा आपका +2D। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेमी है, उसकी क्षमता होगी 2D होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी। कितनी क्षमता होगी? तो आंसर होगा आपका +5D। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस की दूरी होगी। कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। सारे मैथ हैं लेकिन फिलहाल अभी आप लोग को बस फ्लो में ले जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होगी? बताइए। तो देखो उसकी जो क्षमता होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगी? घट जाती है कि बढ़ जाती है? एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है ना तो उसकी क्षमता घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या आंसर देंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फिर से समझिए, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको कि प्रिज्म जो है में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है। प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। क्या आंसर देंगे इसका? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, विभिन्न रंगों का किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। याद रखेंगे, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? क्या आंसर देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा 7। ठीक है,
श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वह है लाल, बैगनी, पीला, आसमानी। कौन सा रंग, वर्ण माना कि कौन सा कलर, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, बैगनी। सबसे अधिक विचलित बैगनी होता है। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसारित होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका लाल। प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसारित कौन होता है, लाल। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है प्राथमिक रंग है प्राकृतिक में पाए जाने वाला रंग, इंद्रधनुष के रंग, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न किए जा सकते हैं। क्या आंसर देंगे, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न किए जा सकते हैं। 3 मूल रंग है, ठीक है। 3 मूल रंग कौन है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा नीला, लाल, हरा। टेलीविजन में ना यही रंग रहता है, ठीक है, नीला, लाल, हरा। लाल, हरा, नीला बोल सकते हो, साथ अच्छा लगेगा एक साथ। पहले लाल बोलना, फिर हरा, फिर नीला, ठीक है। हरा पीला नहीं, ठीक है, यहाँ पे पीला नहीं, यहाँ पीला नहीं। 93 कहता है कि श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका वर्ण विक्षेपण। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है। पीला प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है। चलिए, यानी कि लाल, हरा, नीला है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो किसका होता है, लाल का। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। क्या आंसर देंगे, तो आंसर होगा आपका लाल और हरा, ठीक है। लाल और हरा आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, लाल और हरा, ठीक है। चलिए, तो आंसर डी नंबर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन 97 कहता है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका परावर्तित करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, तो आंसर हो जाएगा आपका काला दिखाई देगा। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में कैसा दिखाई देगा, काला। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि क्या, क्योंकि, तो आंसर हो जाएगा पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है, ठीक है। फिर से समझो, कुछ परिवहन वाहनों के में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है, ठीक है। ये नंबर कहता है क्या, बत्ती पीली होने से वाहन सुंदर दिखाई देता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बत्ती माने कि पीली बत्ती कम विद्युत ऊर्जा खर्च करता, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कौन है सही, ठीक है, मतलब वो एहसास हो जाएगा आपको। पीली प्रकाश सड़क पर चलते हुए व्यक्तियों की आंखों में चमक उत्पन्न नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन 100 कहता है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, तो आंसर होगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है,
प्रकाश में 7 रंग होता है। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। कहता फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ये भी नहीं है। रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं है। तो आंसर ये है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहता है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो आंसर हो जाएगा आपका हरा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हरा दिखाई देगा, लाल कांच को। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य। वेग द्वारा, आयाम द्वारा, आवृत्ति द्वारा नहीं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। सूर्य की किरणों में कितना रंग होता है? सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है। जितना इंद्रधनुष में होता है वही हो जाएगा 7। ठीक है। अगला, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? किस रंग का दिखाई देगा? काला रंग का दिखाई देगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा लाल, नीला, हरा। यानी कि प्राथमिक रंग फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होगा क्या होगा? लाल, हरा, नीला। लाल, नीला, हरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन होता है? सबको पता है कि ये बैगनी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा, यानी कि आंसर होगा सफ़ेद। जब लाल, हरा, नीला को समान अनुपात में मिलाएंगे तो क्या होगा? सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा फिल्म। ठीक है। क्या आंसर होगा? फिल्म। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म। क्वेश्चन नंबर 109, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ठीक है। तो देखो ये आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। ठीक है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस लाया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है। क्या कमी कहलाती है बताओ? तो आंसर हो जाएगा, क्या होगा भाई बताओ? प्रेसबायोपिया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रेसबायोपिया। एस्टिग्मेटिज्म नहीं होगा, मायोपिया नहीं होगा, हाइपरमेट्रोपिया नहीं होगा। ठीक है। फिर से समझो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता कमी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेसबायोपिया। याद रहेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 आ जाओ। कहता आइरिस का क्या काम होता है? क्या काम होता है? आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। बिल्कुल सही, यही आंसर होगा। आँख में जाने वाला प्रकाश की मात्रा को लौटाना, ये नहीं होगा। प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, ये नहीं होगा। लेंस में से ये नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर। चलो 112 आ जाओ। दृष्टिपटल रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है बताओ? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, यानी कि दृष्टिपटल रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा।
क्वेश्चन नंबर 113, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन का सब ऑप्शन पढ़ना जरूरी था। वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा नहीं, वस्तु के बराबर नहीं होता है रेटिना पे, ठीक है। वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, सीधा नहीं उल्टा, वस्तु के बराबर लेकिन सीधा, सीधा नहीं उल्टा, तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा ही ज़्यादा आंसर सही है, वही आंसर ही है। तो अगला 113 नंबर कहता है आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, ठीक है। तो आंसर होगा आइरिस। क्या होगा? आइरिस। फिर से समझो, यानी कि आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि नेत्र दान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका कॉर्निया। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका रेटिना से, ठीक है। मनुष्य के आँखों में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? रेटिना से। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कि मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। कितना सेंटीमीटर बता दो? ये तो पता होगा आपके, 25 सेंटीमीटर पढ़े भी होंगे 10th क्लास में, अच्छा से था ये। चलिए अगला क्वेश्चन 117, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? ठीक है, 117 का आंसर क्या होगा जानते हो? यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, समझना बात को, दूर की वस्तु को जब स्पष्ट नहीं देख रहा है ना, तो उसको जानते हो, दूर की वस्तु को जब स्पष्ट नहीं देख सकता है तो कौन दृष्टि दोष है? जो दोष होता है वो दिखता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष अगर रखेंगे तो निकट दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, तो उसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कि दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नज़दीक एवं दूर स्थित दोनों की स्पष्ट रूप से, ना ही नज़दीक की और ना ही दूर की वस्तु को स्पष्ट से। ये जो दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति है ना, ये क्या है पता है? ये है आपका नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। मायोपिया वाला व्यक्ति नज़दीक स्थित वस्तु को दृष्टि से यानी कि वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो 118 का आंसर क्या होगा? ए नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 कहता है कि निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है, कैसा होती है? तो आंसर होगा अवतल लेंस द्वारा। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस द्वारा। निकट दृष्टि दोष में जानते हो क्या होता है? निकट की वस्तु दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, और जब दूर का नहीं दिखेगा तो अवतल बड़ा लेंस वो आ रहा है बड़ा, ठीक है, नाम से। चलो अगला क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है बताओ? क्या होता है बताओ? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो देखो हम अभी आपको क्या बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि जो दोष होगा वो दिखाई देगा, ठीक है। तो कहता है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, यानी कि दूर की वस्तु दिखेगा, निकट की नहीं दिखेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? मतलब क्या हुआ जानते हो? दूर दृष्टि दोष का मतलब जानते हो? दूर का वस्तु दिखेगा लेकिन नज़दीक का नहीं दिखेगा, और नज़दीक के देखने के लिए कौन सा लेंस लगाएगा? बताया अभी जस्ट आपको कि छोटका लेंस, छोटा नाम वाला उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए उत्तल लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है
बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस, क्या लेंस जिसमें, ठीक है, बहुत अधिक छोटा हो जाता है, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। समझना बात को, बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है बुढ़ापे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 करता है वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है, किस लेंस से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्णांधता को ना तो अवतल लेंस, ना तो उत्तल लेंस, ना बेलनाकार, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। वर्णांधता मतलब जो पूरी तरह अंधा है उसके लिए क्या कोई लेंस चाहिए, नहीं ना। वर्ण माना कि वर्णांधता माना अंधा नहीं, वर्ण का मतलब कलर ब्लाइंडनेस जो है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, उसके लिए कोई लेंस से सही नहीं कर सकते, ठीक है, उसको तो रेलवे में नौकरी नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 124 देखो, कहता है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, बायोफोकल लेंस। क्या आंसर देंगे? तो आंसर होगा बायोफोकल लेंस, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है बायोफोकल लेंस। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है कि मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है, नेत्र लेंस क्या बनाता है? दृष्टिपटल पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब, दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब। क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा, मेन जो बात करें हम इसका आंसर का, ये होगा सी नंबर, दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, सी नंबर आंसर दे दो। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, कैमरा के समान है, सोचो, अतः इसमें एक लेंस निकाय है, नेत्र लेंस क्या बनाता है? दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब। चलो क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि दृष्टिदोष और उपचार, ठीक है, और इधर आपका कोट होगा, देखा है ना, ठीक है। तो इसका आंसर करो, 126 नंबर का क्या आंसर होगा? सोचो भाई सोचो। देखो सबसे पहले ऑप्शन देख लो, ठीक है। आपको 1-1-4-4 बोल रहा है एक का, ठीक है, एक का बोल रहा है 1-1-4-4। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, एक का या तो 1 होगा या तो 4 होगा, एक तो देगा नहीं। निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस नहीं, निकट की तो दिख ही रहा है, दूर के देखने के लिए क्या चाहिए हमको? अवतल लेंस। हम जान गए 4 होगा, हम पहला जान गए 4 हो गया। अब दूर दृष्टि दोष के लिए दूर का वस्तु दिखेगा, नजदीक का नहीं, तो क्या होगा? 1 नंबर हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, 4-1 हो गया। और दूर दृष्टि दोष के लिए कैसा? अब देखो 4-1 यहाँ पे देखो, सबसे पहले 4-1 है कहाँ पे? 4-1 देखो, 4-1 आपका डी नंबर आंसर आ चुका है, उतने में आ चुका है, मेरा डी नंबर आंसर होगा, ठीक है। 126 का आंसर डी होगा, 4-1 हो गया। अब देखो 2-3 आप मिला लो यहाँ पे, ठीक है, सी का 2, डी का 3, ठीक है, सी का क्या होगा? 2 नहीं भी जानते, 2 हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको याद कर लो, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होगा? देखो निकट दृष्टि दोष में ना अवतल लेंस, ये हो गया 4। उसका दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं, तो उत्तल लेंस, ठीक। तो क्या हुआ? सबसे पहले ए का 4 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर सी का 2 हो गया, और डी का 3 हो गया। तो 4-1-2-3 क्या आंसर हुआ यहाँ पे? 4-1-2-3 डी नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि देखो, क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? किस प्रकार करना चाहिए? तो आंसर होगा उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए, ठीक है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का जो प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? वह सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग नहीं कर सकता है बोल रहा है, उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए, उन्हें चश्मा उतार देना चाहिए, या फिर क्या? चाहे वह चश्मा उतारे या पहने रहें, कोई अंतर नहीं पड़ता, नहीं, चश्मा उसको पहने हुए काम करना होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य खोजेंगे हम इसमें। कहता है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। सही बात है भाई, निकट दृष्टि दोष में तो निकट दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, दूर के लिए बड़ा लाल नाम अवतल। अगला दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। सही बात है, दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ जानते हो, दूर का दिखेगा नज़दीक का नहीं दिखेगा, तो उत्तल लेंस चाहिए उसको। अगला जरा दृष्टि दोष में बायोफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। जरा दृष्टि दोष में बायो मतलब कि ना नज़दीक का ना दूर का, तो उसमें दोनों लेंस लगा देता है। और कहता है अवतल बोल रहा है सॉरी अबिंदुकता के उपचार हेतु बायोफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है। ये गलत है, यानी कि असत्य यही है। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस लेता है। फिर से समझो क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। ठीक है, कहता है कि दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का मतलब समझ रहे हो, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, लेकिन नहीं, दूर दृष्टि निवारण के लिए दूर देखना है, दूर दृष्टि का है किसी को, तो उसको उत्तल लेंस का चाहिए। हरे राम, 128 में आ जाओ। अच्छा 129 था ये ना, अब 130 में आ जाओ। मायोपिया से क्या तात्पर्य बता दो। मायोपिया से रतौंधी तात्पर्य क्या है, रतौंधी। ठीक, फिर से बता देते, रुको। मायोपिया ना दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्णनता या रतौंधी मायोपिया। लेकिन ये क्वेश्चन गलत लग रहा है हमको, मायोपिया से रतौंधी होगा। मायोपिया ना निकट दृष्टि दोष था, निकट नहीं दूर दृष्टि, दूर का दिखता है निकट का नहीं दिखता। मायोपिया से रतौंधी, ठीक है रतौंधी ही। चलो क्वेश्चन नंबर 131, हाइपर मेट्रोपिया का अर्थ है क्या है, दूर दृष्टि दोष है भाई। हाइपर मेट्रोपिया का अर्थ क्या है, दूर दृष्टि दोष है। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। किस दृष्टि दोष से है बताओ, तो मायोपिया से। ठीक है, यानी कि 10 मीटर से अधिक दूर नहीं देख पा रहा है ना, वो मायोपिया है। ठीक है, यानी कि निकट का चीज़ दिख रहा है उसको, दूर का नहीं दिख रहा। अगला क्वेश्चन 133, एक मनुष्य 1 मीटर से क्या 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है बताओ। बताओ क्या आंसर होगा, तो वह दूर दृष्टि से। किससे होगा, वह दूर दृष्टि से। ठीक है, लेकिन दूर का वस्तु दिख रहा है लेकिन निकट का नहीं दिख रहा है, तो वही बात हो गया। ठीक है, चलो जो दृष्टि रहेगा, जो दूर दृष्टि दोष में दूर का ही दिखता है। ल्यूमेन एकक है, बताओ क्या आंसर दोगे, ज्योति फ्लक्स का। दूरबीन क्या है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो दूर की वस्तु देखी जाती है। दूरबीन क्या है, दूर की वस्तु देखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 देखो क्या कहता है। कहता है कि घड़ी साज घड़ी की बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, तो आंसर होगा आवर्धक लेंस का। ठीक है, चलिए घड़ी साज घड़ी की बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है, आवर्धक लेंस का। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। फिर से समझो, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंबित देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। क्वेश्चन नंबर 138 कहता है कि दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसका करते हैं बताओ,
तो दूर की वस्तु को निरीक्षण करने के लिए दूरदर्शी का। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहता है कि दूरबीन का आविष्कार किया था, गैलीलियो ने किया था। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। कहता है अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। देखो अवतल लेंस में ना निकट दृष्टि दोष में सुधार हेतु, निकट का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, और दूर का देखने के लिए क्या चाहिए उसको अवतल लेंस। ठीक है, समझ में आया। अब दूर में देखो, दूर बड़ा दूरी के लिए तो वो बोला, और लिखावट में भी तो लेटर में भी बड़ा है, तो निकट दृष्टि दोष में हो जाएगा अवतल लेंस। निकट का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, जो दोष है वही दिखता है। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है कि सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय, क्या दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है। ठीक है, सूर्य छिपने से पहले, क्योंकि क्या कारण है। तो देखो इसका जो कारण है ना, 4 ऑप्शन है, आप पढ़ लो ऑप्शन को, हम सीधे आंसर बता रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 142 कहता है कि तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है। संकेत किस रूप में प्रभावित होता है, क्या आंसर देंगे। तो देखिए ये जो आंसर होगा ना इसका प्रकाश तरंग हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश तरंग हो जाएगा। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है, प्रकाश तरंग में। क्वेश्चन नंबर 143 कहता है कि तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण। ये तो आपको पता होगा कि अपवर्तन के कारण। 144 कहता है निम्नलिखित प्रकार के कांच में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका क्रूक्स कांच। क्या हो जाएगा, क्रूक्स कांच। निम्नलिखित प्रकार के कांच में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है, क्रूक्स कांच। चलिए अब देखो सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच नहीं, क्रूक्स कांच, पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका नीला और लाल। क्या हो जाएगा, नीला और लाल। फिर से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, नीला और लाल। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधील में सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, उपयुक्त में से कौन दृष्टि भ्रम है। अब बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आंसर होगा ए नंबर 1, 2, 3। एक मतलब गोधील में सूर्य का माप, उषा काल में सूर्य का रंग, और 3 नंबर उषा काल में चंद्रमा का दिखना। ये क्या है, दृष्टि भ्रम है। आकाश में तारों का टिमटिमाना और आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, ये कोई इससे मतलब नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 147 देखो क्या कहता है। कहता है कि प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। अब ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही। देखो लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से अधिक तो होता है, बिल्कुल सही है। तो 147 का आंसर क्या होगा जानते हो। एक गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, ये सही होगा। यानी कि प्रकाश की दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है, यह गलत है, ये सही है। क्वेश्चन में 148 कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होता है। किसमें होता है भाई बताओ तो आंसर होगा नीला प्रकाश, उच्चतम ऊर्जा। हरा लाल पीला में नहीं। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होता है, नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा।
क्वेश्चन नंबर 149 में आ जाओ। 149 कहता है कि जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परितर्य प्रभावित होंगे? तो कौन सा होंगे? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। फिर से समझो, जब प्रकाश की तरंगें वायु के कांच से होकर गुजरती है, यानी कि देखो क्या बोल रहा है, वायु के कांच से, ठीक है, होकर गुजरती है तब कौन से परितर्य प्रभावित होंगे? तरंगदैर्घ्य का कहता है कि आकृति में वेग, केवल वेग तथा आवृत्ति, केवल तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। आंसर ये होगा, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। चलो क्वेश्चन 150 कहता है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है, इसका कारण है? क्या कारण है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कारण है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कहता है जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश स्रोत में से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका क्या कारण है? पुतली के आकार में परिवर्तन नहीं होगा, लेंस के व्यास और फोकस दूरी में परिवर्तन नहीं होगा, रोडोरिसन का विरंजक का पुनः तिरंचन होना नहीं होगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर, आँखों का अंधेरों के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। क्वेश्चन नंबर 151 कहता है कि उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देता है जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देता है? क्या आंसर देंगे? तो आंसर होगा अबिंदुकता। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ की एक तल में बिंदु केंद्र में होते दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देते हैं? अबिंदुकता। क्वेश्चन 152 कहता है अवतल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका आभासी प्रतिबिंब। अवतल दर्पण लेंस में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं? आभासी प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 153 कहता है कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए क्या कहता है कि जब सूर्य क्षितिज से निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? क्या कारण देंगे इसका? तो लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्ण होना, यही आंसर होगा। लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्ण होना नहीं होगा। सुबह और शाम में सूर्य का यही रंग होता है, ये नहीं होगा। पृथ्वी का वायुमंडल ये लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर ए नंबर है, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 155 क्या कहता है? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ठीक है, तो आंसर क्या होगा बताओ? बिल्कुल सही सोच रही हो, जो सोच रहा है ना कि सर तंतु को गर्म करके, सही सोच रहा है। ठीक है, श्वेत प्रकाश को नली में श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। तांबे को
तार को कहता है कि तार को गर्म करके, तांबे के तार को, या फिर परमाणु को उत्तेजित करके, या फिर अणुओं को दोलित करके, ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 156 आ जाओ। कहता है 156, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों के अलग करने का क्या तरीका है? अच्छा, हम लोग नहीं पढ़े तभी एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ये आंसर होगा। 157, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। ये भी तो पढ़े थे आप लोग, क्या पढ़े थे? प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन 158 कहता है कि यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? क्या घटित होगा? तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 159 आ जाओ। कहता है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होता है, बताओ। तो आंसर हो जाएगा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 160 कहता है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, ठीक है। तो आंसर होगा कांच। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच। प्रकाश की गति, ठीक है, न्यूनतम होती है कांच। निर्वात, जल, वायु, ये सब में नहीं। क्वेश्चन नंबर 161 कहता है किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके, क्या चलता है पता? ताप का चलता है। किसी तारे के रंग से उसके क्या पता चलता है? ताप का। क्वेश्चन नंबर 162 कहता है निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाशीय परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। कहता है इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? अब बताओ। तो आंसर होगा 1 और 2, यानी कि स्थलीय तापन से और प्रकाश परावर्तन से, ठीक है। स्थलीय तापन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, जैसे कि बालू पे बहुत रेत पर क्या होता है, गर्म हो गया, और प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, तो मरीचिका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 163, आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में c घोतक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रकाश का वेग का घोतक है c, ठीक है। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा आपका 21 जून को, ठीक है। दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी कब होगा? 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 165 कहता है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इसका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती। पता ये रास्ते होते हैं, ऐसा नहीं है। ये आँखों के लिए शीतल है, ऐसा नहीं है। ये चमकदार रोशनी देता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 कहता है खतरे का सिग्नल लाल रंग क्यों बनाया जाता है? बनाया जाता है। कहता है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब यहाँ पर आपको कूट दिया हुआ है, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, सही है। और व्याख्या भी कर रहा है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और कहता है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बिल्कुल सही है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 167 कहता है कि बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं? क्या आंसर देंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका परिक्षेपण। फिर से समझिए, बरसात के दिन जल पर छोटे तैलीय परतों में
चमकीले रंग दिखाई देते हैं, इसका या इसके किसके कारण होता है? परिक्षेपण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 168 कहता है कि तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है, क्या कारण है इसका? तो आंसर हो जाएगा आपका अपवर्तन कारण है। ठीक है, तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 169 कहता है कि एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशान कैसे लगाना चाहिए? कैसे लगाना चाहिए बताओ? जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 170। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट यानी कि इकाई है, मात्रा है, किसका है बताओ? ये तो आपको पता होगा, प्रकाश का है भाई, प्रकाश का। चैप्टर प्रकाश है तो उसी का होना। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट इकाई है? तो प्रकाश का। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबक नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 171 कहता है कि विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? किससे की जाती है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। विकिरण के कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 172 कहता है प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका केवल आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। चलो 173 आ जाओ। कहता है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? तो आंसर हो जाएगा काला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 174 कहता है पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई है, कितनी है? तो आंसर हो जाएगा इसकी वास्तविक गहराई से कम। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई है, इसकी वास्तविक गहराई से कम। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 175 कहता है कि लैम्पर्ट नियम किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है बताओ? तो आंसर हो जाएगा, जानते हो लैम्पर्ट नियम जो है ना, परावर्तन नहीं, अपवर्तन नहीं, व्यतिकरण नहीं, प्रदीप्त से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 176 देखो। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई बताओ? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। क्वेश्चन 177 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? तो बी नंबर सही होगा, यानी कि अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो सही है, यानी कि वो एक मुख्य कोटर की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल। अरे भाई अवतल करता है, उत्तल मत लिख यहाँ पे। उत्तल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल गलत, अवतल का होता है। उत्तल दर्पण को हजामत, बिल्कुल गलत, हजामत में अवतल चाहिए। तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बी नंबर आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 178 कहता है कि प्रकाश तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रागामी होते हैं, क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? तो आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर यह आधारित है, डी नंबर। ठीक है, तो लास्ट एक क्वेश्चन है कि प्रकाश की अपेक्षा कांच में मंद गति से
गति से चलता है। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक का कम होता है, वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है, कांच का घनत्व वायु के घनत्व से अधिक होता है, कांच का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है। क्या आंसर देंगे? तो वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, ठीक है, मतलब कि वायु का जो अपवर्तनांक है ना कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, इसीलिए प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चल पाता है। तो हो गया 179 का ये। कैसा लगा कमेंट कर देना। लगा बजा दिए 1:30, रात का 1:30 बज गया। सोचो, यहाँ पे घड़ी देख लो ना भाई, यहाँ पे बज रहा है, ठीक है। तो देखिए आप लोग के लिए इतनी सी मेहनत करते हैं, हमको मेहनत करना अच्छा लगता है। अगर आप सच में आप हमसे पढ़ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, कमेंट करना कैसा लगा। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, क्या जानते हो? कितना बड़ा पढ़ा दिए, देखो सारा पढ़ाई, अभी प्रकाश पढ़ा दिए। अगला चैप्टर में 88 क्वेश्चन है और हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ध्वनि को, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।